हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही होंगे। तो भाई आज बात करने वाले हैं हम भारत के साथ एंग्लो युद्ध के बारे में। भाई तुम्हारे साथ युद्ध के बारे में बात नहीं करने वाले। एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज। हाँ मुझे पता था, तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो भाई ये छोटा सा मजाक था। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यूरोप की कंपनियों के आगमन के बारे में नहीं बताया। ठीक है, कैसे भारत में यूरोप कंपनी आती है, अपना व्यापार करती है, और कंपनी की स्थापना फर्स्ट बार कहाँ करती है ना। तो ये बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और वो अपने गवर्नर जनरल भी है ना, कहाँ पर भेजती है, इंडिया में। ठीक है, वो बात बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपके कोर्स है हिस्ट्री का, उसके हिसाब से हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, यूनिट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल विजय के बारे में, फिर प्लासी की युद्ध, फिर बक्सर के युद्ध के बारे में, फिर अंगल मैसूर युद्ध, फिर मराठा युद्ध के बारे में तो हम पहली बात कर चुके हैं। फिर बात करेंगे एंग्लो सिख युद्ध के बारे में। ठीक है, और देखो, जब बंगाल पे अंग्रेज़ों ने विजय पा ली थी तो अंग्रेज़ों को अब लग गया था कि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कि हाँ, अब हम भारत में टिक के शासन कर सकते हैं, क्योंकि भारत की स्थिति उस टाइम बहुत कमज़ोर थी। उस टाइम उत्तर मुगल काल चल रहा था, इतने योग्य शासक नहीं थे, और धीरे धीरे शक्तियों का उदय हो रहा था, जैसे मराठा वराठा ना। तो ये पहले बंगाल पे विजय करते हैं। फिर भाई मैसूर, जो मैसूर की शक्ति जब बढ़ रही थी, इन्हें लगा कि मैसूर हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, और ये दक्षिण भारत में, और यहीं से हम अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मराठाओं से संधि करके मैसूर पर हमला करते हैं और मैसूर को ये पराजित कर देते हैं। ठीक है, फिर इनको लगता है कि मराठा ज़्यादा अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, तो ये मराठा को हराते, फिर ये सिखों को हरा देते। ठीक है, ऐसे पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने है। ठीक है, और जो यूरोप कंपनी के आगमन की बात है, वो भारत कैसे आई कैसे नहीं आई, उसकी बेसिक समझ मैं आपको दे दूँगा। और जो डीप में हम बात करेंगे, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेतवाड़ी बंदोबस्त सब उसमें बता देंगे हम। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद, पहले आप ये समझ लो। और एक बेसिक सी स्टोरी है जो हर स्टूडेंट को पता रहती है, आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये प्राचीन समय से ही यूरोप का व्यापार चल रहा था, कहाँ से, भारत से। ठीक है, प्राचीन समय सिंधु घाटी सभ्यता से ही। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन आती है कि यूरोप में भूगोलिक खोज की स्टार्टिंग होती है। देखो क्या होता है, एक जगह है जिसका नाम है तुर्की। तुर्की में एक जगह होती है जिसका नाम था कस्तूनिया। उस क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है। कौन, अरबवासी वहाँ पर बंद कर देते हैं अपना आक्रमण करके। यूरोप में भूगोलिक खोज की स्टार्टिंग होती है। यूरोप में क्या होती है, भूगोलिक खोज की स्टार्टिंग होती है, जो कब होती है, 1453 में। ठीक है, फिर एक पुर्तगाली, ठीक है, खोज की स्टार्ट हो जाती है। फिर एक पुर्तगाली होती है जिसका नाम होता है कोलंबस, जो कब आते हैं, 1498 में। क्या ढूंढने आते हैं, भारत को। भारत को एक खोआ देश नहीं था जिसको समुद्री मार्ग से ढूंढा जा रहा था। ठीक है, बस व्यापार के माध्यम से। ठीक है, तो कोलंबस आते, कोलंबस किसको ढूंढ लेते हैं, अमेरिका को। फिर 1498 में आते कौन, वास्को डी गामा, जो ढूंढ लेते हैं किसको, भारत को। ठीक है, जब वो भारत वापस जाते हैं, जब वास्को डी गामा भारत वापस जाते हैं, तो उसे 10 गुना मुनाफा होता है। ये बात यूरोप कंपनी को पता लग जाती है। ठीक है, यूरोप वासी थे उनको ये पता लग जाती है, और धीरे धीरे वो भारत में आने लगते हैं। ठीक है, और अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती जाती है, लालसा बढ़ती जाती है, तो व्यापार से वो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बंगाल विजय के बारे में हम बात करते हैं। देखो, यहाँ पर उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो गया था, और बंगाल अलग शक्ति के तौर पर उभर रहा था। ठीक है, जैसे कि अवध हो गया, हैदराबाद हो गया। ठीक है, तो ये अलग शक्ति के तौर पर उभर रहा था, और बंगाल भी उनमें से एक था। बंगाल शुरू से एक समृद्ध प्रांत रहा है, जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता था, जैसे कपास, ठीक है, वस्त्र आदि। ठीक है, जब उत्तर मुगल काल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उत्तर मुगल काल इस तरह योग्य नहीं था, तो ये अंग्रेज को 3000 के बदली बंगाल में उड़ीसा और बिहार क्षेत्र किसको दे देते, 3000 के बदली अंग्रेज़ों को दे देते हैं। और ये बंगाल अलग प्रांत के तौर पर उभर रहा था। तो पहले सूबेदार के रूप में जो आते हैं वो होते हैं मुर्शिद उली खां। ठीक है, जो 1717 से 1727 तक उनका शासनकाल होता है। ठीक है, वो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक छत के नीचे दो शेर, मतलब दो तलवारें नहीं रह सकती। ऐसे ही बंगाल में अंग्रेज व्यापार करने पहुँच गए थे 3000 रुपये के बदले। ठीक है,
3,000 रुपये किसको दिए थे उन्होंने? फ़रुखशियर को दे दिए थे, ठीक है, जो उत्तर मुग़ल काल के शासक थे उनको दे दिए थे। और बंगाल में परमिशन मिल गई थी उनको क्या, व्यापार करने के लिए, तो इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो यहीं पर मुर्शिद उली खां है वो सूबेदार के रूप में उभरता है, ठीक है। अगर आपको पता है उत्तर मुग़ल काल स्टार्ट हो गया और उत्तर मुग़ल काल के इतने योग्य शासक नहीं है और नए नए प्रांतों का उद्भव हो रहा है ना। जो बंगाल है वो नए प्रांत के तौर पर उभर रहा है, तो उसका कोई शासक भी होगा। तो सूबेदार के रूप में कौन आते हैं? मुर्शिद उली खां, ठीक है। बंगाल में भी कौन व्यापार करने आ रहे? अंग्रेज। कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक है। और यहाँ पर अलग प्रांत के तौर पे भी उभर रहा है कौन? बंगाल, जिसके सूबेदार बन के कौन आया? मुर्शिद उली खां, ठीक है। तो यहीं से बंगाल का इतिहास स्टार्ट होता है। 1727 में किसकी मृत्यु हो जाती है? मुर्शिद उली खां की, ठीक है, जो सूबेदार के रूप में आया था। अब यहाँ पर अंतरिक कलेश देखने को मिलता है। फिर शासक बनते हैं सुजाउद्दीन, ठीक है, ये ज़्यादा टाइम तक शासक नहीं बनते हैं। उसके बाद बनते हैं सरफराज, ठीक है, अगले शासक बनते हैं तीसरे शासक सरफराज। और यहीं से बंगाल की सिचुएशन चेंज होने लगती है, ठीक है, जिनका शासनकाल आपके सामने लिखा है 1739 से 1740, ठीक है। इनकी सेना में एक सेनापति भर्ती होता है जिसका नाम होता है अलवर्दी खां, ठीक है। ये इनकी सेना में भर्ती होता है और ये सरफराज की फिर मृत्यु कर देता है और खुद अगला शासक बन जाता है और बंगाल पर अपना अधिकार जमाने लगता है। यहाँ पर यहाँ पर अलवर्दी खां था वो हत्या करके शासक बना था, तो इसका विरोध कर रहे थे वहाँ के जो वासी है, ठीक है, जो इनकी प्रजा है। तो ये मुग़ल शासक जो उत्तर मुग़ल काल चल रहा था वहाँ के जो शासक थे उनको नजराना भिजवाता है। वो इनसे खुश होकर इन्हें बंगाल का अगला शासक नियुक्त करते हैं, ठीक है। और ये नजराना बस एक बार भिजवाता है, उसके बाद ये नजराना बिल्कुल भी नहीं भिजवाता, ठीक है, क्योंकि शाना बंदा था भाई। कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ थे वो अपनी सत्ता को मजबूत भी कर रहे थे और अलवर्दी खां इसको देख भी रहा था और कहता है कि ये ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जिसे छेड़ा ना जाए। पर जब बंगाल की समस्या देखो कहाँ उत्पन्न होती है, बंगाल की समस्या जब उत्पन्न होती है जब अलवर्दी खां की मृत्यु होती है, ठीक है। जो बंगाल की समस्या है वो अब उत्पन्न होती है। कैसे होती है कि अलवर्दी खां की मृत्यु हो चुकी है, इसके कोई औलाद नहीं है, कोई लड़का नहीं है, तीनों लड़की है। इस सिचुएशन में अगला जो सूबेदार है, जो शासक है, वो किसे बनाया जाए, ठीक है। देखो अब 3 बेटी थी, एक की शादी पटना में हो गई थी, दूसरे की ढाका में हुई थी, तीसरे की पुनिया में हो गई थी। तो इसकी पटना में बेटी थी ना, उसका नाम था क्या? अमीना बेगम, जिसकी औलाद थी कौन? सिराजुद्दौला को अगला शासक बनाया जाता है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट हो जाता है आंतरिक कलेश। कैसे स्टार्ट होता है देखो, जो इनकी ढाका में मौसी थी, यहाँ में जो इनकी मौसी थी वो कहती है कि हमारी औलाद को अगला नवाब क्यों नहीं बनाया गया, तो यहीं से आंतरिक फूट पड़ जाती है, ठीक है। और आगे चल के यही युद्ध का कारण बनती है। तो 1756 में सिराजुद्दौला कौन बनता है? नवाब बनता है। तो ऐसे में कोलकाता में फ्रांस है और ब्रिटेन से क्या कर रहा होता है? किलाबंदी कर रहा होता है। तो सिराजुद्दौला इन दोनों को किलेबंदी से मना करता है। तो यहीं पर जो फ्रांस है वो कार्यों को रोक देता है, लेकिन ब्रिटिश इनकी बात को अवॉइड करता है, वो इनकी बात सुनता ही नहीं है, ठीक है, वो अपना कार्य नहीं रोकता। तो इसलिए प्लासी की नींव डल जाती है भाई यहाँ से, ठीक है। यही प्लासी के युद्ध का कारण बनते हैं, बक्सर और प्लासी के युद्ध का। तो भाई यहाँ पर अंग्रेज जो बात नहीं मानते किसकी? सिराजुद्दौला की। तो सिराजुद्दौला इन पर आक्रमण कर देता है, ठीक है, और इनको क्या कर देता है? हरा देता है बहुत बुरी तरह से। ये बात पता लगती है मद्रास में बैठे गवर्नर क्लाइव को। जो क्लाइव होता है वो अपनी सेना भेजता है बंगाल में। क्यों भेजता है? क्योंकि जो सिराजुद्दौला होता है इनकी कंपनी में अपना अधिकार कर लेता है, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कालकोठरी की घटना, जिसको हम ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, ये एक षड्यंत्र था, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला को फंसाया जा रहा था। इनको बस मौका चाहिए था युद्ध करने का, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना क्या थी? तो जो लासबेल है वो बताते हैं कि एक कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद करके दिया जाता है, जिसमें से 23 बचते हैं। उनमें से एक कौन था? लासबेल था, ठीक है। वो ये घटना बताते हैं, ठीक है। इसी ब्लैक होल के नाम से जानते हैं, या कालकोठरी की घटना भी इसे ही कहते हैं ना। कहीं ये घटना शांत हो जाती है। फिर अंग्रेजों और सिराजुद्दौला में एक संधि होती है, जिसे हम अलीगढ़ की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि के तहत ये होता है कि दोनों पार्टी शांत रहेगी और एक दूसरे पे कोई हमला नहीं करेगा, ठीक है। अगर बात सिराजुद्दौला पे आती है तो अंग्रेज उनका साथ देंगे, ठीक है।
इन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर एक चाल चली, एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने इस सिंधी के अगेंस्ट चले, ठीक है। उन्होंने जो सिजाउद्दौला के अगेंस्ट में थे, जो भी उनकी मौसी थी, जो भी सेनापति थे, जो भी दीवान थे, है ना, वो भी सिजाउद्दौला को नापसंद करते थे, उनके साथ ही संधि कर लेते, ठीक है। और इसको ही बोलते हैं हम प्लासी का युद्ध। ये लड़ाई 27 जून 1757 को हुई थी, ठीक है। डेट आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं। लड़ाई में सिजाउद्दौला के अपने ही बंदों ने उसको धोखा दिया था, ठीक है। ये आंतरिक षड्यंत्र था, ठीक है। जो भी आप बोलते हो, एक ये चाल थी मतलब अंग्रेजों की, ठीक है। ये आंतरिक विरोध था, जहाँ उनके मीर जाफर जो एक सेनापति थे, वो उनके खिलाफ इस युद्ध में लड़ते थे। को अंग्रेज तो है ही, जो मीर जाफर है उनके सेनापति, वो इस युद्ध में किसकी तरफ होते हैं? अंग्रेजों की तरफ होते हैं। रह दुर्लभ जो एक दीवान था, वो भी किसकी तरफ होता? अंग्रेजों। मौसी ने भी इनको धोखा दिया था, क्योंकि इसके जो औलाद थी उसको राजा नहीं बनाया गया, शासक नहीं बनाया गया, या नवाब नहीं बनाया गया, ठीक है, जो भी मान लो आप। और 2 बंदों ने उनका साथ दिया था, ठीक है। वैसे तो सेना थी, लेकिन जो प्रमुख होते, जो अधिकारी पद पे होते, वो होते मीर मदन, ठीक है, और मोहनलाल। इन्होंने इसका फुल सपोर्ट किया था, किसको? सिजाउद्दौला का। लेकिन ये इनकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो भाई यही था प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, सिजाउद्दौला की हार हो जाती है। बाद में सिजाउद्दौला की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप देख रहे होगे सेनापति जिसका नाम है मीर जाफर, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि अगला शासक किसे बनाया जाता है, तो अगला शासक मीर जाफर को ही बनाया जाता है, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनको चाहिए थी कठपुतली सरकार, ठीक है, उनके जो इशारों पे नाची। तो इसलिए मीर जाफर को अगला क्या बनाते? नवाब बना देते बंगाल का। ये वही मीर जाफर है जिसने साथ दिया था अंग्रेजों का, ठीक है, जो एक सेनापति के रूप में था। बाद में ये क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। अब जानने की कोशिश करेंगे हम बक्सर की लड़ाई, ठीक है। मीर जाफर को यहाँ क्या बना दिया? अगला नवाब बना दिया गया है, जो कठपुतली सरकार की तरह यहाँ पर काम करेगा। और भाई ये कर भी रहा था, ठीक है। यहाँ पर भाई एक घटना होती है। घटना क्या होती है? जो मीर जाफर था उसका एक दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम, ठीक है। तो ये अंग्रेजों को कुछ लालच देता है। ये कहता है कि अगर आप मेरे को नवाब बनाते हो, हम आपको क्या देंगे? और रियायत देंगे। तो अगला नवाब किसको? मीर जाफर होता है, जो उसको हटा के किसको बना दिया जाता है? मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया जाता है, ठीक है, 1770 में, सॉरी 1760 में। ये अंग्रेज़ थे जो सोच रहे थे कि हमें मुनाफा होगा, कहीं ना कहीं तो हमें मुनाफा होगा कि हम मीर कासिम को अगला नवाब बना देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो क्या होता है यहाँ पर। जो ये मीर कासिम था, ये बहुत योग्य शासक था। जो इसके कार्य थे वो अंग्रेज को मात देने वाले थे। कैसे थे? देखो, जो राजधानी होती है राजधानी चेंज कर देता है, ठीक है। मुशीराबाद से कौन सी राजधानी बना देता है? मुंगेर को बना देता है, ठीक है। और भारतीय जो व्यापारी थे उनको रियायत दिलवा देता है, ठीक है। और कर में बहुत सुधार करता है, ठीक है। और एकता की स्थापना करता है। सब में बड़ी बात है, एकता की स्थापना करता है, ठीक है भाई। एक यहाँ पर कांड होता है जिसको हम पटना कांड के नाम से जानते हैं। देखो पटना कांड कब होता है? ये होता है 1763 में। तो ये पटना है, वो किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी, ठीक है। तो यहाँ पर पटना में एक कांड होता है। कब होता है? 1763 में। क्यों होता है? क्योंकि जो पटना में नीति थी, जो मीर कासिम के द्वारा चलाई जा रही थी, वो अंग्रेजों को मात देने वाली थी। तो अंग्रेज क्या करते हैं? अपना एक अधिकारी भेजते पटना में जिसका नाम होता है एलिस, ठीक है। तो ये पटना पे आक्रमण कर देता है। ये बात पता लगती है मीर कासिम को। मीर कासिम इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। मर गया कौन? एलिस यहाँ पर मर चुका है, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हो गई है। इस कांड के बाद मीर कासिम को उसके पद से हटा दिया जाता है और फिर से मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। उस टाइम भारत के प्रमुख शासक, योग्य शासक 2 थे, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और दूसरे अवध के थे जो थे सिजाउद्दौला, ठीक है। उस टाइम जो मुगल शासक होते वो होते आलम शाह द्वितीय, ठीक है। और अवध के नवाब कौन होते? सिजाउद्दौला। और इनके पास भाग के कौन आता है? मीर कासिम, ठीक है। और ये इनके बीच में त्रिगुट संधि होती है। त्रिगुट संधि ये होती है कि ये अंग्रेजों को पराजित कर देंगे, ठीक है। तब तक अंग्रेज बिहार क्षेत्र में पहुंच चुके थे, ठीक है। बिहार का एक क्षेत्र है जिसका नाम था बक्सर। वहाँ पर एक युद्ध होता है जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, ठीक है। जहाँ एक तरफ अंग्रेज थे, होती है भाई बक्सर की लड़ाई, ठीक है। बक्सर की लड़ाई होती है बिहार के एक क्षेत्र में, ठीक है। तो एक सामने होते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश कंपनी, और उनके सामने होते हैं कौन? मुग़ल शासक, अवध के शासक, बंगाल के शासक, जो भी शासक है नहीं, लेकिन पहले वो शासक ही थे। तो जो मुग़ल शासक होते
शालम द्वितीय। अवध के शासक होते सुजाउद्दौला, ठीक है। बंगाल के शासक होते मीर कासिम, जो अभी शासक नहीं है। देखो एक तरफ अंग्रेज है और एक तरफ कौन है, 3 शासक है। जो अवध के शासक है जिसका नाम है शुजाउद्दौला, और जो मुग़ल शासक है शालम द्वितीय, और बंगाल के जो शासक है मीर कासिम। एक तरफ ये और एक तरफ अंग्रेज है, और ये अंग्रेज से हार जाते हैं। और ये युद्ध कब होता है, तो ये होता है 22 अक्टूबर 1764 में। तो जैसे कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने एक षड्यंत्र से हराया था, जो बक्सर का युद्ध होता है इसमें कोई षड्यंत्र नहीं रहता अंग्रेज़ों का, ठीक है। ये अपने दम पर इन शासकों को हराते, ठीक है भाई। जो बात है वो है, जो किताबों में लिखा है वो बात बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको प्लासी का युद्ध समझ आ गया होगा और बक्सर का युद्ध आपको समझ आ गया होगा। अरे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाए तो पता नहीं, ठीक है। कंपटीशन पेपर में तो पूछा ही जाता है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। प्लासी की युद्ध से ये तय हो गया था कि अब अंग्रेज शासन करेंगे, ठीक है। नींव डल गई थी कि अंग्रेज शासन करेंगे। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था उससे ये तय हो गया था कि अंग्रेज अब भारत से जाने वाले नहीं हैं, वो भारत में ही शासन करेंगे, ठीक है। और जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस टाइम नेतृत्व कौन कर रहे थे, जो लीडर थे उस टाइम कौन थे, तो वो थे कौन, क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में लीडरशिप कौन कर रहे थे, तो वो थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। बंगाल में 2 लड़ाई होती है, एक प्लासी की और एक बक्सर की, ठीक है। प्लासी और बक्सर की युद्ध कौन जीतता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक संधि होती है, समझौता होता है, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि, जो कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। जो किस किस के बीच में हुई थी, ये मुग़ल शासक शालम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में हुई। तो अंग्रेज़ों की तरफ से कौन उस टाइम नेतृत्व कर रहा था, तो क्लाइव कर रहे थे, ठीक है। जिसमें ये तो तय हुआ कि बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। अवध का जो हिस्सा है वो अंग्रेज मुग़लों को सौंप देते हैं। मुग़लों को 26 लाख पेंसिल दे के बिठा दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रथम संधि थी किसकी, इलाहाबाद की। अब दूसरी संधि के बारे में बात करते हैं। वो हुई थी जो दूसरी संधि थी, हुई थी 16 अगस्त 1765 में, ठीक है। और इस संधि की क्या शर्तें थी वो बता देता हूँ मैं आपको। शर्त के मुताबिक था कि 50 लाख रुपए देने होंगे अंग्रेजों को। कौन देगा, तो अवध, ठीक है। अवध देगा। अवध का मतलब है यूपी से, के युद्ध में बेमतलब शामिल हुए थे, ठीक है। और जो इलाहाबाद का क्षेत्र में मुग़ल को देना होगा। अवध में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति देनी होगी अवध को, ठीक है। किसको, अंग्रेजों को, ठीक है। अब इस संधि के बाद, ठीक है, अब इस संधि के बाद क्लाइव को गवर्नर बना दिया जाता है, कहाँ का, बंगाल का। जब गवर्नर बनते कौन, क्लाइव, जब वो द्वैत शासन लागू करते, ठीक है। द्वैत शासन लागू करते। द्वैत शासन क्या होता था, 2 शासन, ठीक है। एक तरफ बंगाल के नवाब होते थे और एक तरफ अंग्रेजी शासक। कर्तव्य का कार्य होगा वो कौन करेंगे, जो बंगाल के नवाब है, ठीक है। और जो पैसे से रिलेटेड कार्य होगा वो कौन करेंगे, अंग्रेज। वो सीधा सीधा ये समझ लो, जो टैक्स से रिलेटेड कुछ कार्य होता था, जब पैसे से संबंधित कुछ भी कार्य होता था, जिससे पैसे लेने हैं, जमींदार से पैसे लेने, वो सब कार्य कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे, ठीक है। और जो कर्तव्य का कार्य था वो किसे दे दिया था, नवाबों को दे दिया था। जो जैसे कि अस्पताल बनवाना, सड़क बनवानी, प्रशासन का कार्य देखना है। जो 2 भागों में बट गया था शासन, उसे ही कहते हैं द्वैत शासन, ठीक है। जब इसको बोलते हैं द्वैत शासन। समझ आ गया आपके द्वैत शासन क्या था। वारेन हेस्टिंग आते हैं, जब आपने मराठाओं में पढ़ा होगा, वारेन हेस्टिंग मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। वो इस शासन को समाप्त कर देते, ठीक है, 1772 में। देखो अंग्रेजों ने किसको हरा दिया है, बंगाल को हरा दिया, अपना शासन कर लिया। अब जाएंगे मैसूर में। क्योंकि मैसूर की यहाँ पर शक्ति बढ़ रही है, मैसूर को ये अपने अधीन करने की कोशिश करेंगे, और ये अधीन कर भी लेते हैं। फिर ये मराठा को अधीन करते हैं। फिर धीरे ये सिख समुदाय होता है उनको भी हरा के अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे पूरे भारत में क्या कर लेते हैं, अपना कब्जा कर लेते हैं। इसकी नींव कब से डली थी, प्लासी के युद्ध से और बक्सर के युद्ध से। हाँ, ये तय हो गया था कि अब अंग्रेज भारत से जाने वाले नहीं, ये टिक के शासन करेंगे किस पे, भारत पे, ठीक है। यहाँ से आपके सारे जो डाउट थे क्लियर हो गए। तो इसमें मैं मैसूर युद्ध भी बताता और सिख युद्ध भी बताता, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। और आप देखोगे भी नहीं, मुझे पता है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अब जब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैसूर युद्ध और सिख युद्ध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपकी इससे ही आती है, ठीक है, आपके पास। मिलते हैं हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो आज हम डालने की कोशिश करेंगे।